सेमेस्टर में आपके जैसे सिलेबस में, इतिहास के सिलेबस में एक टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसमें अरब में इस्लाम का उदय, भारत में इसका आगमन एवं प्रभाव एवं तुर्की आक्रमण संबंधी टॉपिक का हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे, उसका अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें जो पहला टॉपिक था वो हमने आपको कराया था कि कैसे अरब में इस्लाम का उदय हुआ था, और इस संबंध में मैंने आपको एक मैप भी बताया था कि कैसे मक्का में 570 में मोहम्मद साहब का जन्म होता है, और उसके बाद में 40 वर्ष की अवस्था में उनको देवदूत के माध्यम से एक जो है ईश्वर देवदूत जो इब्राहिल थे उनका संदेश मिलता है, और उसके बाद वो नबी और रसूल कहलाते हैं। और उनको जो इसमें ये जो संदेश दिया जाता है उसको उसमें कहा जाता है कि उनको जो संसार में भेजा गया है वो ईश्वरीय संदेश के प्रचार के लिए, उनको प्रचार प्रसार के लिए उनको भेजा गया है। और साथ में ही उसके बाद जो है मोहम्मद साहब ने अपने जो धर्म था उसका उन्होंने प्रचार करना उन्होंने शुरू किया। क्योंकि साथ में मैंने ये भी बताया था कि अगर हम बात करें अरब जो है वहाँ पे एक तरीके से अंधविश्वास और मूर्ति पूजा प्रचलित थी। जो हमने साथ में ये भी बताया था कि जो अरब में जनजातियां लोग थे, एक तरीके से लोग जो संगठित थे, कबीले अपने अपने कबीलों में संगठित थे, और जो कोई कबीलाई एक समाज होता है और उसकी अपनी एक सीमाएं होती हैं। तो वो कबीलाई समाज में व्यक्ति जिन प्राकृतिक शक्तियों से वो डरता है, जो भय रखता है, उन्हीं को ही एक तरीके से वो ईश्वर के तौर पर उनकी पूजा करने लगता है। तो एक कबीलाई समाज में जिन 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 शक्तियों से जो है मनुष्य डरता था, उन्हीं की वो पूजा करने लगता था। एक तरीके से समाज में अंधविश्वास और मूर्ति पूजा का प्रचलन था। तो जो मोहम्मद साहब थे वो उन्होंने जो एक तरीके से अपना जो संदेश उन्होंने जो दिया लोगों को, उन्होंने कहा कि ये जो अंधविश्वास है और जो मूर्ति पूजा है, उनसे जो है एक तरीके से आपका भला नहीं होगा, आपको सीधे जो है अल्लाह की आराधना करनी चाहिए। तो उन्होंने जो है एक तरीके से किसी भी एक ईश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में किसी एक मीडिएटर की भूमिका को नहीं माना। उन्होंने ये एक तरीके से अपने जो उन्होंने संदेश दिया लोगों को, उन्होंने कहा कि आपको सीधे अल्लाह की आराधना करनी चाहिए। और 622 में मोहम्मद साहब को एक मदीना से निमंत्रण आता है और वो मदीना चले जाते हैं। तो 622 की घटना है। उसके बाद इस घटना को जो है मुस्लिम जो है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं मुस्लिम धर्म में इसको हिजरत कहा जाता है, और ये वहीं से हिजरत संबंध का जो संबंध प्रारंभ हो जाता है। और ये तिथि जो होती है वो मोहम्मद साहब का मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में। साथ में हमने ये भी बताया था कि मदीना में ही पवित्र कुरान की रचना हुई, और एक तरीके से मोहम्मद साहब ने ये आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद जो है अल्लाह के पैगंबर है। साथ में 5 सिद्धांतों का भी जिक्र किया था कि अगर एक प्रत्येक मुसलमान को इन 5 सिद्धांतों का पालन करना होगा, उसको कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। तो एक तरीके से हमने ये देखा कि इस्लाम धर्म का जो है अरब में उदय होता है, और 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करते हैं, तो उनके उत्तराधिकार को लेकर एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उनके कबीले में। और जो मदीना जाते हैं तो वहां के लोगों ने उनका एक उत्तराधिकारी नामित कर दिया होता है। तो ऐसी स्थिति में मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कुछ बाद में खलीफा कहे जाते हैं, उनको एक तरीके से पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि भी माना गया था उनको। तो प्रारंभिक जो खलीफा हुए अबू बकर, उमर, उस्मान और उनकी अधीनता में हम ये कहें कि इस्लाम धर्म का एक तरीके से प्रसार होता है। उसके बाद हमने ये बताया था कि जो है अरब, चूंकि साथ में हमने ये भी बताया था कि प्रारंभिक स्तर पर वहाँ जो है जनजातीय लोग विद्यमान थे, और वहाँ पे जो है लोग जो है अपने स्तर से जो है पूजा किया करते थे। तो अरबों की सिंध विजय के बारे में हमने बताया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में रावर के युद्ध में जो है सिंध इस देवल बंदरगाह को उसने अपने अधीन किया। तो एक तरीके से अरबों ने जो है पहली बार 1712 में रावर के युद्ध में जो है सिंध को अपने अधीन उनके द्वारा किया गया, और इसका विवरण हमने बताया था चचनामा जो ग्रंथ है उसमें मिलता है। और संबंध में इसकी कहानी भी हमने आपको बताई थी कि कैसे जो है दमिश्क के जो खलीफा थे वलीद और उनके इराकी गवर्नर हज्जाज ने जो है मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने का जो है उत्तरदायित्व
उनको सौंपा था। इस विजय के भी कुछ परिणाम हमने आपको बताए थे, जिसमें बताया था कि भारत और जो है अरबी लोगों के मध्य एक तरीके से सामाजिक सांस्कृतिक इसके माध्यम से संबंध स्थापित हुए। कुछ जो भारतीय जो साहित्य थे वो भारत से लेकर अरब लेकर और उनका उन्होंने जो है अरबी भाषा में उन्होंने अनुवाद कराया था। साथ में उसके बाद हमने बताया था कि अरबों के बाद में और जो है कैसे अरब चूंकि जो मध्य एशिया की जो तुर्क जनजातियां थी कैसे वो इस्लाम धर्म में परिवर्तित होती हैं और वो इस्लाम धर्म के एक तरीके से प्रसार करने के उसके वाहक बन जाते हैं। साथ में हमने ये बताया था कि जो तुर्क जनजातियां जो थी वो मध्य जो है एशिया में रहती थी और मध्य एशिया में विभिन्न तरह की परिवर्तन हुए, चाहे उनकी जनसंख्या, हमने बताया था जनसंख्या बढ़ने के कारण या खाने की कमी के कारण उन लोगों का जो एक तरीके से प्रसार होता है और जनजातियां जो है वो पूर्व की ओर जो है वो अपना उनका स्थानांतरण शुरू होता है। तो ऐसी स्थिति में जो तुर्क लोग जो है मध्य एशिया से हटना प्रारंभ करते हैं और ये जो जनजातियां थी वो एक प्रक्रिया के तौर पर आती है, मतलब जो है इनके अलग अलग समूहों में ये प्रवेश करते हैं। तो हमने इसमें बताया था कि जो अब्बासी जो खलीफा थे उनका पतन हो रहा था और जो है इस्लाम के रंग में रंगे जो तुर्कों द्वारा उनका स्थान ले लिया जा रहा था। तो तुर्कों से आक्रमण के दौरान जो है एक सैनिकों के एक उदय होता है जिनको गाजी कहा जाता है। साथ में हमने ये बताया था कि कैसे तुर्क जो है कैसे इस्लाम में परिवर्तन हुए और जो है बाद में इस्लाम धर्म के सबसे बड़े रक्षक और जिहादियों के रूप में वो लोग सामने आए। तो फिर हमने बताया था कि आपको कैसे महमूद गजनवी जो है उसका भारत में आगमन होता है, कैसे उसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत में धन को लूटना थे भारत में, और जो आखिर जो सबसे महत्वपूर्ण उसका जो आक्रमण था वो गुजरात का सोमनाथ आक्रमण था जो 1025 में हुआ और सबसे आखिरी जो उसका आक्रमण था 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ था। साथ में हमने ये भी बताया था कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय जो गुजरात का शासक था वो भीम प्रथम था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो मोहम्मद गौरी है। क्योंकि गजनबी के बारे में हमने बताया था कि आपको ये जो मोहम्मद अभी हम बात करें कि गौरी जो लोग थे वो गजनी जो साम्राज्य था उसी के अधीनस्थ थे एक तरीके से ये लोग, और गजनी के उत्तर में लगभग 200 मील की दूरी पर गौर नामक एक स्थान पर वहाँ ईरानी लोग जो है राज्य करते थे। तो ये जो लोग थे, जो गौरी जो लोग थे वो पूर्वी ईरान से आए हुए लोग थे। ईरान की लोकेशन हमने आपको मैप में दिखाई थी और ये लोग संसवनी कहलाते थे और ये प्रारंभ में एक तरीके से जो गजनी जो थे उनकी अधीनता को ये लोग मानते। तो हम एक तरीके से गजनी जो गौर जो साम्राज्य था उसका अगर आधार देखें तो उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान था। तो जो गौर जो था उसमें जो प्रधान जो है जो प्रधान वंश था वो संसबनी था और ये तुर्कों की एक शाखा थी जो पूर्वी ईरान से आकर गौर प्रदेश में बच गई थी। तो महमूद गजनवी पहला सुल्तान था जिसने गौरों को विजय कर वहां के निवासियों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया था और यहाँ के पहले निवासी जो है वो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो एक तरीके से ये भी हमने बताया था कि इस्लाम धर्म का जब उदय हुआ तो उससे पहले की जो जनजातियां थी वो जो है उनकी अपने एक तरीके से प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करती थी और इस्लाम धर्म के साथ में हमने ये भी बताया था कि इस्लाम धर्म में परिवर्तन होने से पहले जो ज्यादातर जो जनजातियां थी वो बौद्ध धर्म को मानती थी। तो जो मोहम्मद जो गौरी जो जिस वंश से संबंध रखता था उस वंश के जो लोग जो थे वो इस्लाम धर्म को मानने से पहले बौद्ध धर्म को मानते थे। तो 1173 में शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन समा के नाम से गजनी के शासन पर बैठा। मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण था वो भारत पर, अगर हम भारत की आक्रमण की हम पहले ही बात करें तो जो प्रथम आक्रमण था वो 1175 में मुल्तान पर होता है और उसके बाद में 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। किंतु गुजरात के जो शासक इस समय मूलराज द्वितीय था, या इसका एक नाम ये भी मिलता है कि भीम द्वितीय भी मिलता है,
उसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तो मोहम्मद गौरी की जो प्रथम विजय थी भारत में, वो गुजरात के शासक मूलराज पराजित किया था। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में भी इस समय जो है अनेक जो है छोटे-छोटे राज्य थे, और अगर हम राजपूत जो है राजस्थान, वर्तमान राजस्थान की बात करें, क्योंकि उस समय उसको राजपूताना बोला जाता था, तो वहाँ पर राजपूतों के राजवंश थे। तो उनमें एक राजवंश जो था जिसमें जो है जिससे पृथ्वीराज चौहान संबंधित था, तो उस वंश का जो शासन था वो दिल्ली पर भी उनका एक तरीके से अधिकार था। तो ऐसी स्थिति में जब मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर जब आक्रमण किया, तो उस समय दिल्ली का जो शासक था वो पृथ्वीराज चौहान था, और उनके बीच में भारत में एक तरीके से राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए एक अनिवार्य संघर्ष की पृष्ठभूमि बनती है। तो तराइन का पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो प्रथम युद्ध होता है, तराइन का युद्ध, उसमें मोहम्मद गौरी को पराजय का सामना करना पड़ता है। लेकिन बाद में तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तो एक तरीके से जो भारत में उस समय सबसे बड़ी, अगर हम बात करें, जो शक्ति थी, जो पृथ्वीराज जो चौहान था, उसको पराजित करने के बाद में एक तरीके से तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में भारत में तुर्की एक तरीके से राज्य की स्थापना हो जाती है। और उसके बाद में गौरी की जो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र जो है वो भारत में बन जाता है, क्योंकि दिल्ली पर वो अधिकार कर लेते हैं। 1194 में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के जो शासक थे, गढ़वाल वंश के शासक जयचंद पर आक्रमण किया और चंदावर के युद्ध में उसको पराजित किया। तो एक तरीके से यहाँ हम देखें कि मोहम्मद जो गौरी था, उसके द्वारा धीरे धीरे अभी तक जो भारत में जो क्षेत्रीय राज्य थे, उनको जीतने का अपने आप अभियान जो है प्रारंभ कर दिया जाता है। तो मोहम्मद गौरी के एक सरदार मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल को जीता, और मोहम्मद जो बख्तियार खिलजी ने उस समय बंगाल, अगर हम बात करें बंगाल बिहार की बात करें, वो एक तरीके से बौद्ध जो संस्कृति के केंद्र थे और शिक्षा के भी भारत में बहुत बड़े केंद्र थे। तो वहाँ पर जो बौद्ध बिहार थे, एक तरीके से जो विद्या के विशेष तौर पर जो केंद्र थे, नालंदा और विक्रमशिला को उसके द्वारा नष्ट कर दिया गया। तो कि मोहम्मद गौरी का जो उद्देश्य था वो भारत में एक साम्राज्य की स्थापना करना था, लेकिन मोहम्मद गौरी का जो विशेष तौर पर जो एक तरीके से हम देखें कि उद्देश्य जो था वो भारत के साथ साथ जो पश्चिमी एशिया था, वहां पर भी साम्राज्य की अपनी स्थापना करना था। तो जब भी वो भारत में अपना आक्रमण करता था, तो उसके बाद जो है वो जो है मध्य एशिया तरीके से जो है और जो है वापस लौट जाता था, और मध्य एशिया की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भी उसका एक सपना था। तो लेकिन बाद में जो है 1196-97 के आसपास उसने भारतीय साम्राज्य का जो देखने का जो दायित्व था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसके द्वारा सौंपा गया, और 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में एक नए राज्य की नींव डाली गई, जिसे गुलाम वंश कहा जाता है। तो मोहम्मद गौरी ने, चूंकि भारतीय राज्य जो थे उनको जीता था और भारत में एक राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया गया, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो ऐसी स्थिति में जो जिन राज्यों को उसके द्वारा जीता गया, तो उनके सिक्कों को उसके द्वारा जो एक तरीके से पुनः जारी किया गया। तो ऐसी स्थिति में जिन सिक्कों को उसने जारी किया गया, तो उसके सिक्कों पर एक तरफ कलीमा खुदा रहता था और दूसरी तरफ जो है लक्ष्मी की आकृति रहती थी। तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि मोहम्मद ऐसा कौन सा जो है मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पर एक तरफ कलीमा खुदा रहता था और दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति? तो वो मोहम्मद गौरी था। तो अगर हम बात करें कि तुर्क आक्रमणों की विजय की बात करें, या भारत में जिस समय जो राज्य थे जो है राजपूतों की पराजय की बात करें, तो भारत में कुछ ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थी जिसके कारण भारतीय जो राजपूत राजा थे, या ये कहें कि जो छोटे छोटे राज्य थे, उनको पराजय का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहला कारण था कि भारत में जो एक तरीके से सामाजिक
जो पतन की स्थिति थी, भारतीय समाज में जाति जाति जो व्यवस्था थी, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना, ये सारी चीजें विद्यमान थी। तो ऐसी स्थिति में जो एक सामान्य जो लोग थे वो आक्रमण जब होते थे, उसकी स्थिति में वो लोग जो है वो तटस्थ रहते थे। एक तरीके से वो लोग जो है आक्रमण में एक तरीके से भाग नहीं लेते थे। दूसरा, जो जो तुर्क आक्रमण जो हुए, उसको उन आक्रमण की प्रक्रिया को जो भारतीय उस समय के जो तत्कालीन जो भारत में जो राज्य थे, उस प्रक्रिया को समझने में असफल है। जो तुर्क आक्रमण जो जो आक्रमण भारत में जो हुए, वो एक प्रक्रिया के तौर पर हुए। दूसरा, हम यहाँ एक चीज और देखें, जो भारतीय जो उस समय जो राजपूत जो राजा थे, वो व्यक्तिगत वीरता पर अधिक ध्यान देते थे। तो उनके द्वारा जो जो मोहम्मद गौरी जो है 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में हार हार गया था, लेकिन जो है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी को भारत से एक तरीके से निकालने का पूर्ण तौर पर प्रयास नहीं किया गया। दूसरा, हम देखें भारतीय जो है जो समाज और जो धर्म में उस समय भी एक पतन की स्थिति थी। दूसरा, भारतीय जो लोग थे, जो विदेशों में जो प्रगति हो रही थी, जो विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही थी, उससे अनभिज्ञ थे। अगर हम बात करें इस समय जो भारत की, अगर हम जो है सुरक्षा के संबंध में अगर बात करें, अगर तो और जो लड़ाई जो तकनीकें थी लड़ाई के संबंध में उसकी बात करें, तो तुर्क जो है उस समय जो है एक तरीके से अच्छे धनुर्धर माने जाते थे, और वो जो है अच्छे घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन भारतीय, अगर हम बात करें सैन्य व्यवस्था की बात करें, तो उस जो है व्यक्तिगत वीरता में भारतीय जो राजपूत राजा थे, उनका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है एक सैन्य संगठन में और इन जो तकनीक को अपनाने में वो थोड़े जो है पिछड़े रहे। साथ में ही हम बात करें भारत में जो जो अन्य अन्य जो परिस्थितियां थी, उन्होंने भी एक तरीके से भारतीय जो जो राज्य थे, उनको विभाजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो भारत की अगर नैतिक की बात करें, जो है कला साहित्य संपूर्ण जो संस्कृति थी, तो उसको भी एक तरीके से प्रभावित किया। तो ये हम देखते हैं कि 1206 में भारत में जो है गौरी की मृत्यु की बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रथम भारत में गुलाम वंश की स्थापना की, और एक तरीके से भारत में जो है दिल्ली सल्तनत की इससे स्थापना हो जाती है। तो नेक्स्ट जो क्लास हमारी रहेगी वो जो है गुलाम वंश, या यही कहें कि हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना से रहेगी। आज की क्लास में बस इतना ही।